तो एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोइचिरो ग्योको की कैद से आज़ाद हो जाता है। वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उन नीडल्स ने उसका शरीर सुन्न कर दिया था और अब बाकी के सभी छोटे मोटे डीमंस उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन मोइचिरो यहाँ पर सोच रहा था कि मैं तो अपनी सारी ताकत खो रहा हूँ और अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि उससे कहने लगती है कि तुम ये चीज़ कर सकते हो मोइचिरो, तो चलो उठो। और इसी के चलते हमें मोइचिरो का पास दिखाया जाता है। मोइचिरो उस आवाज़ को सुनने के साथ ही कहने लगता है कि ये आवाज़ तो मेरे फादर की है। मुझे याद आया कि वो एक लक्कड़ रहे थे और मैं भी उनकी मदद किया करता था और मोइचिरो को भी उनकी मदद करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। मोइचिरो की मॉम काफ़ी ज़्यादा बीमार रहा करती थी और मोइचिरो अपनी मॉम से कहने लगता है कि मॉम आप चिंता मत करो, फादर जल्दी ही दवाई लेकर आ रहे हैं। मोइचिरो अपनी मॉम का ध्यान रख रहा था और बार बार उनसे अपनी हालत भी पूछ रहा था, लेकिन अब उसकी मॉम की तबीयत खराब होती ही जा रही थी। और दूसरी तरफ उसके डैड जंगल में जाकर जड़ी बूटी ढूंढ रहे थे और यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही थी। जैसे ही उसके डैड उस जड़ी बूटी को पकड़ने वाले थे, अचानक से उनका पैर स्लिप हो जाता है और मोइचिरो हमें बताता है कि उसी दिन मैंने अपने मॉम और डैड दोनों को एक साथ खो दिया और सिर्फ 10 साल की छोटी सी उम्र के अंदर ही मैं अनाथ हो गया। लेकिन 11 सालों तक मैं अकेला नहीं था, मेरा एक ट्विन ब्रदर भी था और उसके भाई का नाम योचिरो था। योचिरो यहाँ पर काम करने के साथ ही कहने लगता है कि दया से दुनिया में किसी का फ़ायदा नहीं होता, तो अगर तुम सिर्फ दया दिखाते हुए ही काम करोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। मोइचिरो कहता है कि तुम कहीं ना कहीं गलत हो। उन लोगों का ऐसा कहना था कि अगर तुम किसी की मदद करोगे तो बाद में तुम्हारा भी अच्छा ही होगा और यही सेम बात हमारे फादर ने भी तो कही थी। और तब योचिरो कहने लगता है कि तुम किसी ऐसे इंसान की बात का विश्वास नहीं कर सकते जो कि दूसरे को बचाने के लिए खुद मर गया हो। मोइचिरो कहने लगता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हमारे डैड ने हमारी मॉम को बचाने की पूरी कोशिश करी थी। और अब योचिरो कहने लगता है कि वो एक नंबर के बेवकूफ़ थे, वो जड़ी बूटी कभी हमारी मॉम को ठीक कर ही नहीं सकती थी और अगर हमारे डैड उसे लेने नहीं गए होते तो 2 पेरेंट्स के अंदर से हमारा एक पेरेंट जिंदा होता। मोइचिरो उसे चुप हो जाने को कहने लगता है, लेकिन योचिरो कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ सच कह रहा हूँ, तुम इस तरह मुझ पर गुस्सा मत करो। तुम्हारे नाम के आगे के जो 2 अक्षर हैं मु, वो किसी काम के नहीं हैं और इसीलिए तुम भी किसी काम के नहीं हो और तुम्हारे साथ ये बात करना भी बेकार है। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा पास नहीं बदलने वाला। और मोइचिरो यहाँ पर हमें बताता है कि मेरा भाई मुझे काफ़ी कड़वा बोलता था और फिर मोइचिरो कहने लगता है कि जब मेरे पास मेमोरीज नहीं थे मैं भी बिल्कुल उसी की तरह बन गया था। उसके साथ रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, मुझे लगता है कि वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है। और अब इन दोनों को ऐसे साथ में रहते हुए काफ़ी लंबा समय बीत चुका था और एक दिन मोइचिरो पानी लेने के लिए आता है और पानी भरते समय उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है और वो कहने लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लड़की थी और उसे देखते ही सबसे पहले उसे लगा कि वो बेस्ट्रे का प्रतीक है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी और इस चीज़ का सीधा सा मतलब होता है एकदम न्यू बिगिनिंग। और फिर जब मोइचिरो की उससे बात हुई तो उसने उससे बताया कि वो मास्टर की वाइफ है जो कि यहाँ पर एक ऑफ़र लेकर आई है, लेकिन मोइचिरो के भाई ने उसे वहाँ से बाहर भगा दिया। मोइचिरो अपने भाई से बात करते हुए कहने लगता है कि ये तो कितनी मज़ेदार बात है, उस लेडी ने हमें बताया कि हम किसी तलवारबाज के वंशज हैं, हम उस ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं जो कि फर्स्ट ब्रीडिंग टेक्निक को यूज़ किया करते थे। लेकिन योचिरो उसकी बात काटते हुए कहने लगता है कि इसका हमसे कुछ लेना देना नहीं है, तो जाकर चुपचाप काम करो। लेकिन मोइचिरो एक्साइटमेंट में आकर कहने लगता है कि चलो तलवारबाज बनते हैं। ये जानकर कितनी ज़्यादा हैरानी होती है कि हमारी दुनिया के अंदर डीमंस भी एग्जिस्ट करते हैं। चलो अब हम इसीलिए काम करते हैं, हम उन लोगों की मदद करेंगे जिन्हें डीमंस ने हर्ट किया होगा। लेकिन उसका भाई गुस्सा करते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम कर ही क्या सकते हो, तुम्हें तो चावल तक उबालने नहीं आते और तुम तलवारबाज बनकर लोगों की मदद करना चाहते हो। अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, तुम सचमुच में फादर और मदर की ही तरह हो, तुम उन्हीं की तरह बेफालतू में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो, तुम बस दिन भर काम ही करते रहो बिल्कुल मॉम की तरह। उन्होंने हर समय काम ही किया और आखिर में वो भी बीमार हो गई और फिर डैड का भी बिल्कुल ऐसा ही हाल हुआ। मैंने डैड को रोकने की पूरी कोशिश करी लेकिन फिर भी वो उस जड़ी बूटी को ढूंढने चले गए। किसी की मदद सिर्फ वही कर सकता है जिसे ऊपर वाले ने खुद चुना हो, चाहे हमारे पूर्वज तलवारबाज रहे हो या नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम बच्चे कुछ नहीं कर सकते। तुम जानते हो हम सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं, हम बिल्कुल हमारे माता पिता की ही तरह मर सकते हैं क्योंकि यही हमारा लाइफ पोटेंशियल है। आगे चलकर वो लेडी भी हमारा यूज़ ज़रूर करेगी, मुझे पता है कि वो कोई ना कोई चाल ज़रूर चल रही है। अब इस घर के अंदर इस बारे में कोई बात नहीं होगी और जाकर चुपचाप खाना बनाओ।
और अब मोइचिरो बताता है कि उस दिन के बाद से उसके भाई और उसके बीच कोई बात नहीं हुई। हम दोनों के बीच में एक बार लड़ाई ज़रूर हुई थी क्योंकि उसने उस लेडी के ऊपर पानी फेंक दिया था, क्योंकि वो बार बार हमारे घर पर जो आ जाती थी। और फिर वहाँ पर गर्मियों का मौसम आ गया जहाँ पर हमें काफ़ी सारी परेशानी हुई। और एक गर्मी की रात को इनके घर के सामने एक डीमन आ जाता है, जो कि उस जगह पर आने के साथ ही कहने लगता है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। और अब जैसे ही वो मोइचिरो पर अटैक करने वाला होता है, उसका भाई बीच में आ जाता है, जिस वजह से उसके भाई का एक हाथ कट जाता है। मोइचिरो काफ़ी ज़ोरों से चीखने लग जाता है। वो डीमन से चिल्लाते हुए चुप हो जाने को कहने लगता है। वो बताता है कि तुम जैसे गरीब लकड़हारे किसी काम के नहीं होते। तुम्हारे इस दुनिया में रहने या फिर ना रहने से किसी को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और मोइचिरो बताता है कि इस सब के बाद उसकी आंखों के सामने एकदम लाल लाल सा कुछ होने लग गया। मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था और मुझे आज तक नहीं पता कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक डरावनी सी चीख मेरे गले के अंदर से आई थी। और अगले ही पल वो डीमन ज़मीन पर पड़ा हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। वो दर्द के मारे काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा था क्योंकि उसका हेड सिर्फ क्रश ही हो पाया था। और अब सुबह होने के साथ ही वो डीमन जलकर राख हो जाता है। मोइचिरो बताता है कि उसे इस सब के बाद कुछ फील नहीं हो रहा था और वो सिर्फ अपने भाई को ढूंढना चाहता था, लेकिन इस सब के बावजूद मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही थी और काफ़ी मुश्किल के साथ मैं अपने घर पर पहुंच पाया। और घर के अंदर यूचिरो कह रहा था कि भगवान प्लीज़ मेरे भाई को बचा लेना, वो मेरी तरह बिल्कुल नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा भोला है और उसका दिल भी काफ़ी ज़्यादा साफ है। वो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैंने उसे रोकना चाहा। ये सारी मेरी गलती है और सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। ये सभी चीज़ मैं पहले से ही जानता था। और मोइचिरो के पहले 2 अक्षरों का मतलब होता है ऐसा इंसान जो कि हार नहीं मानता। और अब प्रेजेंट टाइम के अंदर मोइचिरो अपने डीमन स्लेयर वाले मार्क को एक्टिवेट कर लेता है। मोइचिरो कहता है कि मिस्ड ब्रीदिंग 4th फॉर्म और शिफ्टिंग फ्लो स्लैश का यूज़ करने के साथ ही वो उन सभी डीमंस को ख़त्म कर देता है। कोतेत्सु यहाँ पर बच चुका था, लेकिन वो कहने लगता है कि मेरी फिक्र मत करो, जाकर तुम हेज़े नेज़ुका को बचाओ। और दूसरी तरफ ग्योको का दिमाग यहाँ पर खराब होने लगा था। ग्योको कहता है कि चाहे मैं कितना भी ज़्यादा ट्राई कर लूँ, ये इंसान अपने काम को नहीं छोड़ने वाला। मैंने इसकी एक आँख को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, लेकिन इस सब के बावजूद भी ना ये चिल्लाया है ना ही इसने अपना काम रोका है। मुझे अब इस दूसरे आदमी को मार देना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर मोइचिरो आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन ग्योको उसके वार को डॉज करने के साथ ही सोचने लगता है कि आखिर ये मेरे वाटर प्रिजन से बाहर कैसे आ गया। मैंने इस हाशिरा को कमज़ोर समझने की गलती करी और मैं इसे यहाँ पर छोड़ कर आ गया। लेकिन इससे मुझे ये पता चलता है कि मैं इस जगह पर कितना ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा था। और ग्योको की नज़र अचानक से उसके निशान पर पड़ती है। ग्योको सोच रहा था कि आखिर ये अजीब सा निशान क्या है। लॉर्ड मुजान के हिसाब से ऐसा निशान तो उस ईयरिंग वाले लड़के के ऊपर है, और आखिर ये अभी तक इतना फ्री होकर कैसे घूम रहा है। मेरे अटैक की वजह से तो इसे पैरालाइज हो जाना चाहिए था। और अचानक से अपना खून देखने के साथ ही वो मिस्ट हाशिरा पर अटैक करने लगता है और उसके वार के चलते यहाँ पर मोइचिरो की तलवार टूट जाती है। ग्योको कहने लगता है कि ये ऑक्टोपस की बॉडी काफी ज्यादा कमाल की है और इस बॉडी को काटा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ हेज़े नेज़ुका वापस उस तलवार को उठने के साथ ही घिसना शुरू कर देता है। और जैसे ही ग्योको की नज़र उस पर पड़ती है तो वो सोचने लगता है कि ये शॉट्स में तो 1 नंबर का पागल है, लेकिन कोई बात नहीं, उसे मारने से पहले मुझे इस हाशिरा को मारना होगा। अब तक मैं तुम्हारे साथ सिर्फ खेलने के मूड में था, लेकिन अब मैं तुम्हें अब्सॉर्ब कर लूँगा। लेकिन अचानक से मोइचिरो उस पर पता नहीं कैसे अटैक करने लगता है। मोइचिरो कानामोरी की तारीफ करते हुए कहने लगता है कि आखिर तुमने मेरी तलवार बना ही दी। और कानामोरी बताता है कि मैंने तो सिर्फ पिछले इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया था। मोइचिरो बताता है कि इस सबसे पहले मिस्टर तेत्सुज़ो ने मेरी तलवार को बनाया था, लेकिन वो हार्ट डिजीज की वजह से मारे गए। ग्योको सोच रहा था कि आखिर इसके पास चाहे जितनी तलवारें आ जाए, यहाँ पर कुछ नहीं बदलेगा। और एक फ्लैशबैक सीन के अंदर हमें मिस्टर तेत्सुज़ो दिखाए जाते हैं, जो कि कहने लगते हैं कि तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर कोई भी समझ नहीं पाएगा। चाहे तुम्हारे कंधों पर कितनी सारी जिम्मेदारियाँ आ जाए, चाहे तुम्हारे ऊपर कितना सारा प्रेशर भी क्यों ना आ जाए, और चाहे तुम कितनी भी परेशानी में हो क्योंकि तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन तुम काफ़ी सारा हार्ड वर्क करते हो, चाहे इस सब के लिए तुम्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। पता नहीं आखिर तुम्हें कौन समझ पाएगा। जब भी मैं उस तलवार को देखता हूँ जिसे तुमने यूज़ किया है, पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू आने लगते हैं। मेरे पास इस ज़िंदगी में ज़्यादा समय नहीं बचा है और मुझे मरने का भी कोई गम नहीं है।
लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी काफी चिंता होती है। और अब प्रेजेंट टाइम के अंदर मोइचिरो सोच रहा था कि मुझे माफ कर देना मिस्टर तेत्सुज़ो, मैंने आपको काफी परेशान किया है, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो ग्योको पर अटैक कर देता है। मोइचिरो चिल्लाता है कि मिस्टर ब्रीदिंग फिफ्थ फॉर्म, सी ऑफ क्लाउड्स एंड हेज, लेकिन ग्योको उन सारे हमलों को भी डॉज कर देता है। और मोइचिरो से कहने लगता है कि तुमने काफी जल्दी उन हाथों को काट दिया, लेकिन फिर भी तुम मेरी स्पीड को मैच नहीं कर सकते। मोइचिरो कहने लगता है कि क्या सच में? तुम्हें शायद एहसास नहीं है कि तुम्हारी सेंसेस कितनी कमज़ोर है। शायद ये इसलिए है क्योंकि तुम 100 सालों से भी ज़्यादा जी चुके हो। और अब ग्योको की गर्दन से खून निकलने लगता है। मोइचिरो कहता है कि अगली बार मैं इसे ज़रूर काट डालूंगा। मैं तुम्हारे इन फालतू के वासिस के साथ खेलना नहीं चाहता। लेकिन ग्योको मोइचिरो पर अटैक करने लगता है और मोइचिरो उसके वारों को डॉज करने के साथ ही ग्योको पर अटैक कर देता है। उसे अब अपने भाई की बात याद आने लगती है जब उसने कहा था कि मुझे माफ कर देना मोइचिरो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। मैं हमेशा से अच्छा नहीं बन पाया क्योंकि जिसे चुना जाता है वही दूसरों के लिए अच्छा होता है। लेकिन क्या तुम ये बात जानते हो मोइचिरो, चाहे हम कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाए, जब भी वक्त आता है तब भगवान हमें नहीं बचाता है। और इसीलिए मुझे लगा कम से कम मैं तो तुम्हें बचा ही सकता हूँ। मेरे भाई, तुम किसी और की तरह नहीं हो। तुम लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो क्योंकि तुम वो हो जिसे चुना गया है। और यहाँ पर मोइचिरो ग्योको पर काफ़ी खतरनाक अटैक कर देता है। और बस अब इसी सब के चलते ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। और बाकी के एनिमे सीरीज़ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उन्हें भी चेकआउट करना मत भूलना। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय एवरीवन।